अध्याय 40। नादिया से फिर मुलाकात। ब्रह्मांडीय शून्य टकटकी को जागृत करने से उसे स्वचालित रूप से शून्य तत्व तक पहुंच मिल गई। तो क्वांटम डार्कनेस का आवरण, जो उसके मालिक को अंधेरे तत्व का उपयोग करके अपनी उपस्थिति को छिपाने में मदद करेगा, उसका प्रभाव बढ़ाया जाएगा। ये कुछ ऐसा होगा जैसे आपके संपूर्ण अस्तित्व को थोड़े समय के लिए ढक दिया जाए। शून्य का शाब्दिक अनुवाद कुछ नहीं है, इसलिए एक अर्थ में कलाकृति का उपयोग करने पर वह कुछ भी नहीं के समान होगा। उसे पहचानना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन चूंकि कलाकृति स्वयं दुर्लभ रैंक की थी, इसलिए इसकी क्षमताएं सीमित थीं और यह एक निश्चित अवधि तक काम करती थी। उसे उस समय का उपयोग नादिया तक पहुंचने और उसे माननीय स्टॉज एसेंस पिलाने के लिए करना चाहिए। वह जानना चाहता था कि उसकी जागृति पर इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। यदि उसने कोई तत्व जागृत किया, ओलिवर ने कलाकृति को सक्रिय किया और वह नग्न आंखों के लिए अदृश्य हो गया और केंद्रीय क्षेत्र के द्वार की ओर चला गया। अरे, वो क्या है? गेट पर गश्त कर रहे गार्डों में से एक ने अचानक दूर की ओर इशारा किया और तेज आवाज में पूछा। अन्य लोगों ने भी दिशा का अनुसरण किया और देखा कि धुएं की एक विशाल और मोटी परत उनकी ओर फैल रही है। दो समूहों में विभाजित हो जाएं। एक समूह जाएगा और सत्यापित करेगा कि उस धुएं के साथ क्या हो रहा है। बस मामले में लड़ाई के लिए तैयार रहें और पूछताछ के लिए आसपास के किसी भी व्यक्ति को पकड़ लें। गार्डों ने अच्छा समन्वय किया और शीघ्र ही दो समूहों में विभाजित हो गए। वे सभी जानते थे कि कबीले के मुख्य सदस्यों के आवासीय क्षेत्र के पास कुछ भी अजीब करना एक गंभीर अपराध था। यदि अपराधी के इरादे अच्छे नहीं थे, तो सजा फांसी जितनी गंभीर हो सकती थी। चाहे वह कोई भी हो, उन्हें कबीले के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। ये प्रशिक्षित पेशेवर थे, मूर्ख नहीं जो आसानी से विचलित हो जाते। उपन्यासों में ये सिर्फ इतना है कि मुख्य पात्र का कथानक काम करने के लिए अन्य लोगों के आईक्यू को कम कर देता है, लेकिन यहाँ यह उस तरह से काम नहीं करेगा। गार्डों का पहला समूह स्वयं गेट के पास रुक गया और दूसरा समूह विसंगतियों की तलाश के लिए धुएं के पास चला गया। वे धुएं के आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। ये काफी मोटा था और किसी कारण से उनकी नाक अजीब लग रही थी। दूसरी ओर जो समूह बचा था वह भी सतर्क था। चारों ओर देखते रहो, हम नहीं चाहेंगे कि कोई अप्रत्याशित व्यक्ति हमारी उपस्थिति में घुस आए। गार्ड ने घोषणा की और अपने आसपास कड़ी निगरानी रखी। जब वे समूहों में विभाजित हो रहे थे तो ओलिवर आसानी से गार्डों को पार करने में कामयाब रहा और अब वह केंद्रीय क्षेत्र में वापस आ गया था। जब उसे अपने तीसरे भाई और बहन के चेहरे याद आए तो कुछ परेशान करने वाली यादें उसके पास लौट आईं। वह उन्हें इतनी आसानी से नहीं भूलेगा। उनका भाग्य दूसरे भाई से भी बदतर होने वाला था क्योंकि उन्होंने ही उसे पीटा था। फिलहाल वह चुपचाप नादिया के आंगन की ओर चला गया। आंगन में पहुंचकर उसने देखा कि वह खाली है। उसके आंगन में कई धातु की कठपुतलियां थीं। उनमें से कुछ में टूट फूट के लक्षण दिख रहे थे, जबकि अन्य अभी भी बिल्कुल ठीक स्थिति में थे। उन्होंने लगातार प्रशिक्षण लिया। उसने चारों ओर देखा और उसे नहीं देख सका। उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस समय यहाँ नहीं है? उसने उसके उपलब्ध न होने की संभावना पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया था। उसने बस यही मान लिया था कि जब वह आएगा तो वह वहीं होगी। उसने भौहें चढ़ा ली और सोचने लगा कि क्या किया जाए। वह भी ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। नहीं, वह इस बात पर भरोसा कर सकता था कि अगर वह यहाँ नोट या कुछ और के साथ सिरिंज छोड़ेगा तो कोई भी उसके आंगन में नहीं आएगा। ये और भी बुरा होगा यदि उसकी माँ ने उसके वहाँ रहते हुए आने का फैसला किया। किसी और का तो जिक्र ही नहीं जो इसे सिर्फ अपने लिए ले सकता है। ये सचमुच एक अनमोल चीज थी जिसके बारे में ओझाओं को पता होता तो वे खून बहा देते। तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो? जैसे ही वह एक पल के लिए स्तब्ध हो गया, उसके पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। उसे लगभग विश्वास हो गया था कि उसका दुर्स्वप्न सच हो गया है और ओफेलिया उसके पीछे है, लेकिन यद्यपि आवाज समान थी, वह अपनी गहरी याददाश्त के कारण बता सकता था कि यह कौन थी। उसने मुड़कर देखा तो नादिया उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें भावहीन थीं और चेहरे के भाव अकड़न। वह आंतरिक रूप से चिल्लाए बिना नहीं रह सका।
थोड़े ही समय में वह काफी मजबूत हो गई थी, उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि वह उसके पास आ रही है। अफसोस की बात है कि सिस्टम ने इसे मील का पत्थर नहीं माना, वरना उसे भी संबंधित लाभ मिलता। वह इस समय ट्रैप ऑफ क्वांटम डार्कनेस का उपयोग नहीं कर रहा था, इसलिए यह कोई झटका नहीं था कि वह उसे जाने बिना उसके पीछे आ गई। एस्पर के साथ उसकी इंद्रियों को दरकिनार करना बहुत आसान था, और नादिया के पास उसकी उम्र के हिसाब से प्रचुर मात्रा में एस्पर था। वह इतनी सारी एस्पर तक पहुंच से ईर्ष्या करता था, लेकिन वह ज्यादा चिंतित नहीं था। देर सबेर वह अपनी श्रेणी में एक सफलता हासिल करने जा रही थी। जब कोई ओझा रैंक में आगे बढ़ता है तो उनका एस्पर काफी बढ़ जाता है, और जब नादिया अंततः रैंक एक ओझा बन जाती है तो उसे स्वाभाविक रूप से एस्पर और बहुत कुछ तक पहुंच मिल जाएगी। उसकी विशिष्ट प्रतिभा सीधे तौर पर उससे 10 गुना हो जाएगी। वह बस उसके सफल होने का इंतजार कर रहा था। उसे अचानक ठिठुरन महसूस हुई जब उसने उसे ऐसे घूर कर देखा जैसे वह उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसका धैर्य जवाब दे रहा था। ओह, मैं यहाँ गलती से तुम्हें कुछ देने आया था, उसने अजीब तरीके से कहा। वह नहीं जानता था कि जब वह उसे इस तरह देखती थी तो उसे हमेशा औपचारिक रूप से अभिनय करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती थी। उसकी उपस्थिति प्रभावशाली थी, या शायद ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह एक उपन्यास का एक पात्र था जो बाद में काफी क्रूर निकला, इसलिए उसे ऐसा महसूस हुआ। बहरहाल, उसने उसकी संकुचित आंखों के नीचे से माननीय सितारे सार को सिरिंज में निकाल लिया। यहाँ वह इसे जल्दी से उसे देकर जाना चाहता था, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। उसका इरादा जानना मुश्किल था। क्या? क्यों? उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या उसने सोचा कि वह उसे कुछ संदिग्ध दे रहा था? खैर, तरल का रंग थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन वह जहर नहीं था। मुझे आपके एहसानों की जरूरत नहीं है, मैं अपने दम पर मजबूत बन सकता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा है कि दोबारा यहाँ न आए, लेकिन फिर भी आप आते हैं। क्या आप मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते? जैसे ही उसका चेहरा गहरा हुआ, उसने पूछा। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन किसी वजह से उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। गुस्सा? क्या उसकी भावना को इसी तरह परिभाषित किया जा सकता था? उसकी माँ ने उससे कहा था कि हर स्थिति में हमेशा शांत रहो, चाहे कुछ भी हो, कभी खुशी मत दिखाना, कभी गुस्सा मत दिखाना। आपके शत्रुओं को कभी भी आपका पता नहीं लगाना चाहिए। हमेशा तर्कसंगत बने रहें। खुशी के लिए संतुष्टि दिखाओ, क्रोध के लिए असंतोष दिखाओ, और कुछ नहीं। फिर भी उसे अब गुस्सा आ रहा था कि ओलिवर उसके सामने था, और उसके गुस्से का कारण। कहानी खत्म। अलविदा।